नमस्कार दोस्तों, अपने जीवन के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई जो टाटा का ब्रांड है वो बीच में ज़रूर आएगा। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो टाटा मोटर्स, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइन एंड एयर इंडिया, अगर आप होटलों में जाते हैं तो ताज होटल, अगर आप जो कपड़े जो ब्रांडेड पहनते हैं तो टाटाज हैव फैशन ब्रांड वेस्ट साइड, अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो तनिष्क ज्वेलर्स, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो टाटा टी, नमक का इस्तेमाल करते हैं तो टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं आज टाटा ग्रुप के अंदर। और ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल जो कंपनी में से एक है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कंपनी है वो केवल कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही इतनी बड़ी बन गई होगी? नहीं, इसको लगभग 200 साल का जो टाइम पीरियड है इस कंपनी को लगा है सक्सेसफुल होने में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की और क्या है राज टाटास का। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1822 से। गुजरात में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है नसरवंजी टाटा। नसरवंजी टाटा बचपन से ही एक रेस्टलेस सोल थे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े सपने जो कि देखते थे। उनका मानना था अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे इस गांव से निकलकर शहर की तरफ जाना होगा। तो 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव को छोड़ा और वो मुंबई की तरफ मूव ऑन हो गई और एक नए बिज़नेस की शुरुआत में एक वो अपना खुद का जो कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 1822 की कि उस समय किसी व्यक्ति के लिए ये सोचना है कि एक गांव से निकलकर एक बड़े शहर की तरफ जाना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो वो कितनी ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है। और इनके साथ क्या दिक्कत थी, क्योंकि उस समय जो कि है चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था, तो ये शादीशुदा थे, साथ ही इनका एक बच्चा भी था। तो 20 साल की उम्र में ये अपने गांव को छोड़कर मुंबई की तरफ जो कि है मूव हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर मुंबई में जो कॉटन ट्रेड का जो बिज़नेस है उससे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्होंने एक अपना बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कॉटन एक्सपोर्ट का, और उस बिज़नेस से हुई जितनी भी जो कमाई है वो अपने जो बेटा है उसकी जो कि एजुकेशन में उसको एक बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे। तो सारा पैसा उन्होंने अपने बेटे की एजुकेशन में खर्च किया। नसरवंजी टाटा के बेटे का नाम जमशेदजी टाटा था और 1859 में बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए ये अपने बेटे को हांगकांग भेज देते हैं। और आप उस समय अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर जो ट्रैवल का जो एक्सपेंशन है वो भी नहीं हुआ था, उसको अभी 55 साल जो कि बाकी थे एयर ट्रैवल का एक्सपेंशन होने में, और जो भी सफ़र होता था वो जहाज़ से होता था। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मैं बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी की, कि उस समय किसी व्यक्ति के लिए कि जाना अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में एक बड़े बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जाना तो कितनी ज़्यादा बड़ी बात होती थी, क्योंकि 19th सेंचुरी में कोई इतनी ज़्यादा जो सुविधा है वो भी यहाँ पर लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। उस समय जमशेदजी टाटा के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि अपने देश को छोड़कर हांगकांग की तरफ मूव ऑन करना, क्योंकि उस समय ये भी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड थे अपने सपनों को लेकर, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन को लेकर। तो इन्होंने जापान, अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे देशों में अपने बिजनेस को बढ़ाया, और साथ ही इन्होंने कॉटन मिल का जो कि है एस्टेब्लिशमेंट भी करी, और साथ ही जमशेदजी टाटा ने इंडिया कॉटन मिल को खोला, प्लस इंडियाज़ का जो फर्स्ट स्टील फैक्ट्री की जो कंस्ट्रक्शन है इन्होंने शुरू कर दी थी, और लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार होटल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताज होटल की, जो कि इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस होटलों में से एक है और जिसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने करी थी। 1904 में जमशेदजी टाटा की जो डेथ है वो हो जाती है, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लीगेसी को छोड़ गए जिसको मैच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कैसी लीगेसी? मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रिंसिपल की, कुछ एथिक्स की। 1874 में जमशेदजी टाटा की डेथ से पहले उन्होंने जो फर्स्ट कॉटन मिल की जो फैक्ट्री थी वो खोली थी नागपुर में, जो कि उनका एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेडिंग से हटकर, कि इन्होंने नोटिस करा कि नागपुर के अंदर जो मैंने जो फैक्ट्री खोली है यहाँ पर जो मजदूर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आलसी हैं, वो बहाना बनाते हैं, वो अपना 100% नहीं देते हैं पूरे काम में फैक्ट्री के। तो उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म जो ह्यूमन सॉल्यूशन है उसके बारे में सोचा।
इस लॉन्ग टर्म स्कीम के अंदर उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड करा, रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करा, इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल कॉस्ट, जितने भी जो वर्कर हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो मेडिकल कॉस्ट है वो एकदम फ्री होगी, फैमिली डेज होंगे, स्पोर्ट्स डे होंगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, एक कम्युनिकेशन लोगों के बीच में क्या है बिल्ड हो सकेगी, जिससे वो लोग आपस में जुड़ सकेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज के समय में सुनने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, जब लोगों को समझाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता था और कैसे जमशेदजी टाटा ने जो अपना बिजनेस है, अपनी फैक्ट्री का जो बिजनेस है उसको बचाया। 1861 आ जाता है और जहाँ से जो कि अमेरिकन जो सिविल वॉर है उसकी जो कि शुरुआत हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जमशेदजी टाटा की जो डेथ है उनसे पहले के समय की। और ये जमशेदजी टाटा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर होती है, क्योंकि जो इंग्लैंड है पहले जो कॉटन की जो सप्लाई होती थी वो अमेरिका से होती थी, लेकिन अब सिविल वॉर की वजह से जो सप्लाई है अमेरिका से बंद कर दी गई है। तो उन्होंने जो कि है इंडिया से जो कॉटन की जो सप्लाई है उसको करना शुरू कर दिया, और ये जमशेदजी टाटा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर थी। तो उन्होंने जो कॉटन है उसको डबल रेट में उसकी जो सप्लाई है वो शुरू कर दी ताकि इंग्लैंड में जा सके। और उन्होंने अपना एक ऑफिस लंदन में सेटअप किया और 4 साल तक इस बिज़नेस से खूब ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म होता है तो उनके बिज़नेस में भी जो डाउनफॉल है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हुआ था तो उनका जो ये कॉटन का जो बिज़नेस था वो डाउनफॉल में आने लगा था। तो जिसकी वजह से जितने भी जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने इस बिज़नेस में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करा था तो वो सारे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा है वो मांगने लगे थे, उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने लगी थी। और ऐसे में जमशेदजी टाटा ने उनसे कुछ समय मांगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी का जो पैसा है वो मैं लौटा दूँगा, आप मुझ पर थोड़ा विश्वास करिए, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो वो खुद अपनी कंपनी में 20 पाउंड्स में एक एम्प्लॉयर की तरह जो कि काम करने लगे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे। और ऐसी ही सेम कंडीशन उनके फादर नसरवंजी टाटा के साथ भी हुआ था। जब इन्वेस्टर्स अपने पैसों की डिमांड करने लगे थे तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनका पैसा लौटाने के लिए उन्होंने अपने घर को जो कि है बेच दिया था। लेकिन यहाँ पर जो उनका डिसीज़न रहा था, नसरवंजी टाटा हो चाहे जमशेदजी टाटा हो, ये दोनों में उनका जो डिसीज़न है एकदम सही रहा। और उन्होंने अपने स्किल्स, अपने पैशन, अपने डेडिकेशन की वजह से जो अपना बिजनेस का जो एक्सपेंशन है उसको बचा लिया। अगर जमशेदजी टाटा के कुछ रिवॉल्यूशनरी वर्क्स की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की इन्होंने शुरुआत करी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इन्होंने शुरुआत करी, स्टील प्लांट की इन्होंने शुरुआत करी, 5 स्टार होटल जहाँ पर किसी भी रंग के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो रेसिज्म है, जो भेदभाव है किसी के कलर को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि इस होटल में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी जो लोग हैं आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो काम है उनकी डेथ से पहले जो कि शुरू हो चुका था। जमशेदजी टाटा के बाद आते हैं उनके बेटे दारोबजी टाटा, जिन्होंने अपने फादर के जो सपने हैं उनको कंटिन्यू रखा। और 1910 में जो टाटा स्टील है जो कि कंप्लीट हुआ और स्टील की जो प्रोडक्शन है जो कि शुरू कर दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो कि शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिश एम्पायर को जो कि स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जो टाटा स्टील है पूरे देश का सबसे ज़्यादा स्टील सप्लायर जो कि बन चुका था। और जो ब्रिटिशर्स को डिमांड थी इस स्टील की, जो कि ब्रिटिश टैंक बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, रेलवेज के ट्रैक बनाने के लिए जो टाटा स्टील है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जिनका एक कोटेशन था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें जिन्होंने टाटा स्टील का जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा था अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, तो उसमें जो कि है ब्रिटिशर्स के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सहायक रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते टाटा ग्रुप्स को जो कि एक स्ट्रॉन्ग जो कि है रेपुटेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मिल चुकी थी। और साथ ही अब तक इसमें जो 14 कंपनीज़ हैं जो कि शामिल हो चुकी थी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी टाटा ग्रुप्स की। 1938 तक कंपनीज की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ थी वो दारोबजी टाटा ने संभाली। उसके बाद उनके एक दूर के कज़न थे जिनका नाम था जहांगीर रतन टाटा, जिसे हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बाद में जितनी भी जो कंपनीज की जो एक्टिविटीज़ थी उन्होंने कंटिन्यू रखी और उनको मेंटेन किया। JRD टाटा के भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। ये यंग मैन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था,
फ्रांस में, जो कि एक पायलट के रूप में ये ग्रोन अप हुआ था। और साथ ही इन्होंने एक सपना देखा था फ्लाइंग का, तो जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया की जो फर्स्ट एयरलाइन है, जिसे द टाटा एयरलाइन भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत करी और इसे बाद में रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। तो जो ये सारी कहानी मैंने अब तक आप लोगों को बताई, ये इंडिपेंडेंस से पहले की थी। 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है तो ये सोशलिज्म का जो कि ज़माना था, जैसे कि गांधी जी हैं, जो भगत सिंह है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो ये सारे जो कि सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल हैं उसमें बिलीव करते थे। और ऐसे ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो इनकी भी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक डिसीज़न लिया इस समय कि देश के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी जो मेजर कंपनीज़ हैं, उन सभी को जो कि है नेशनलाइज कर दिया जाए और इन सभी को जो हैंडल करेगी वो गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तो उस समय के हिसाब से जो ये डिसीज़न लिया गया था उसे हम पॉजिटिव सेंस में हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो टाटाज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। JRD टाटा का इस डिसीज़न से दिल टूट गया, लेकिन शुरुआत से टाटास का ये मानना था कि जो बिज़नेस है वो केवल प्रॉफिट के लिए नहीं है, हमें नेशन को जो कि है बिल्ड करना होगा। नेहरू गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के बाद JRD टाटा को ये ऑफ़र भी करा था कि वो आएँ और एयर इंडिया को रेड कर लें, जिसको JRD टाटा ने एक्सेप्ट भी करा था काफ़ी हैप्पीली। और एक यही रीज़न है कि 1970s और 1980s में एयर इंडिया को दुनिया की मोस्ट प्रेस्टीजियस एयरलाइन के रूप में भी माना जाता है। JRD टाटा ने अपने बिजनेस को और भी डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उधर एक्सपेंड करा। जैसे 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो बनाया गया। दूसरा, लोकोमोटिव जो इंजन्स हैं वो बनाए गए। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे TCS जो कि फाउंड किया गया, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा सर्विस जो कि प्रोवाइड करता है। और आज देश के अंदर देखा जाए, इंडियन रेलवेज़ के अंदर जो TCS है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके साथ साथ कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट सेंटर, सोल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कई सारे जो बिजनेस हैं जो JRD टाटा ने शुरू करे। और जो JRD टाटा हैं वो 52 ईयर्स तक टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बने रहे थे। और इस टाइम तक टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज जो कि आ चुकी थी। इन 1965 गवर्नमेंट पास मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट, और जिसका असर किस पे पड़ा? टाटास पर। और ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए करा था कि किसी भी कंपनी की जो मोनोपोली है किसी भी सेक्टर पर ना हो पाए। इतना होने के बावजूद भी जो JRD टाटा हैं वो चाहते थे जो टाटा ग्रुप है वो आगे और बढ़ता रहे, उसमें और भी ज़्यादा जो कि है एक्सपेंशन होता है। अब वो कैसे करते हैं ये चीज़ें, अब जरा इसके बारे में सुनिए। विद द ग्रोइंग ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडीज अंडर द टाटा ग्रुप द डायल्यूटेड द ओनरशिप ऑफ टाटा सन्स इन दी कंपनीज। और ऐसा करने से किसी भी कंपनी की जो है मोनोपोली नहीं बन रही थी। जो टाटा सन्स हैं उनका जो ओनरशिप है उसको कम कर दिया था JRD टाटा ने। बट ओवर द प्रोसेस ऑफ मैनी ईयर्स JRD टाटा ने जिस अप्रोच को जो ये अपनाया था वो रॉन्ग प्रूफ हुई। और जब से टाटा ग्रुप को कई सारी कंपनीज ने और लोगों ने संभालना शुरू करा था, तो ऐसा नहीं था कि जो बिजनेस में जो सक्सेस है वो मिल ही रही थी। उन लोगों को कई बार अनसक्सेस का जो कि है सामना भी करना पड़ रहा था। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जो नेल्को है जो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करता था 1971 में, जिसका मार्केट शेयर 2% से जो कि है गिर चुका था, जबकि एक समय था जो मार्केट शेयर उसका 20% जो कि हुआ करता था। तो जो जमशेद जी टाटा थे, जिनके ग्रैंडसन रतन टाटा जी थे, तो उनको ये ड्यूटी दी गई कि आपको ये ड्यूटी दी जाती है कि आप फिर से जो नेल्को का जो ये बिजनेस है उसको 20% तक जो कि लाओ। 1965 से ही जो रतन टाटा जी हैं वो फैमिली बिजनेस पर काम कर रहे थे। अब उन्हें एक नया टास्क दिया गया नेल्को का। उन्होंने कहा अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो जो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग है हमें उसे बंद करना होगा और नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका हमें डेवलप करना होगा, लाइक जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 3 साल के अंदर जो बिजनेस है वो टर्न अराउंड हुआ और जो कि नेल्को का जो बिजनेस था वो वापस से
20% तक उसका जो मार्केट शेयर है वो लाया गया रतन टाटा जी द्वारा, और उनके साथ जो कर रहे जो एम्प्लॉयर हैं उन सभी के साथ से जो नेल्को का जो बिजनेस है वो वापस से 20% तक उसका मार्केट शेयर आया। लेकिन इस समय देश में जो कि है नेशनल इमरजेंसी जो कि घोषित कर दी गई थी, तो जिसकी वजह से इसका असर फिर से जो कि है नेल्को पर पड़ा, तो जिसकी वजह से नेल्को को जो कि है बंद करना पड़ा। और जो ये नेल्को का बिजनेस है वो सक्सेसफुल होते होते रह गया। लेकिन सीनियर मैनेजमेंट ने रतन टाटा जी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनका डिटर्मिनेशन है काम को लेकर, उसको पहचाना और 1991 में उन्हें जो कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन जो कि बना दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1991 वॉज द पीरियड व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने अनाउंस करा था लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया है अपने मार्केट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो कि है ओपन कर रहा है। और मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि हमारे देश का जो सोशलिस्ट मॉडल था, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जिसमें गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी और ना जाने ऐसे कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो ये सोशलिस्ट मॉडल है वो मूव हो रहा है कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ, और जो कि हमारे देश की उस समय की जो इकोनॉमी को बचाने के लिए केवल ये एकमात्र जो कि ये तरीका था। और ऐसा होते देखकर रतन टाटा जी ने इस मौके का फायदा उठाया और जो JRD टाटा ने करा था कि जो टाटा सन्स की जो ओनरशिप है उसको कम कर दिया था और जो है सब्सिडीज को भी कम कर दिया था। लेकिन रतन टाटा जी ने इसका एकदम उल्टा किया, उन्होंने जो टाटा सन्स की जो ओनरशिप है उसको बढ़ा दिया और सब्सिडीज को भी इंक्रीज कर दिया। और ऐसा इसलिए करा था कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है जो टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी को जो कि खरीद ना पाए, और ये मिशन एकदम सक्सेसफुल रहा था। और जो टाटा ग्रुप है इस टाइम पीरियड तक बचा रहा, और उन्होंने एक चीज़ और करी कि इन्होंने फॉरेन कंपनीज को जो कि एक्वायर करना शुरू कर दिया था। लाइक जैसे हम लोग देख सकते हैं, एक टेटले टी कंपनी है जो कि इंग्लैंड की, जिसे टाटा ग्रुप ने $12 बिलियन में खरीद लिया था। यूरोप की एक कंपनी है जिसे स्टील जाइंट कहा जा रहा है, इसे भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। जैगुआर लैंड रोवर जो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वैसे ये कंपनी यूनाइटेड किंगडम की है। लेकिन जब इस कंपनी को बेचने की बात करी जा रही थी तो कई सारे ऑफर्स आ रहे थे इस कंपनी को खरीदने के, लेकिन उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो कंपनीज के जो वर्कर्स थे उनका मानना था कि अगर हम लोगों को कोई खरीदे तो वो टाटा ग्रुप खरीद ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इस कंपनी को भी जो कि टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया गया। और रही बात कार की, तो एक छोटा सा फैक्ट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा जी अपनी एक स्पीच में बताते थे कि जब उन्होंने देखा एक मिडिल क्लास फैमिली को कि एक स्कूटर पे भरी बरसात में वो जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनका साथ में एक बेटा भी है, तो एकदम भीगते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ से उन्हें ये आइडिया लगा क्यों ना हम एक कार का जो कि है एस्टेब्लिशमेंट करें। जैसे कि आप लोगों ने पता ही होगा आप लोगों को कि टाटा नैनो कार जो कि इसकी कीमत जो कि इस टाटा ग्रुप ने शुरू करी थी, और जिसकी कीमत जो कि ₹1 लाख से इसकी मतलब शुरुआती केवल ₹1 लाख की जो ये गाड़ी थी। टाटा ग्रुप्स का बिजनेस की फिलॉसफी के साथ साथ सोशल जो अपलिफ्टमेंट है उसको भी लेकर वो लोग ध्यान रखते थे कि भरी बरसात में अगर कोई फैमिली जा रही है तो वो एटलीस्ट एक गाड़ी उनके पास हो, तो उन लोगों को कोई भी ज़्यादा जो कि है प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। होपफुली आप लोगों को जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या थी हिस्ट्री टाटास की, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। भले ही आज हमारे बीच में जो रतन टाटा जी हैं वो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी काम करे बिजनेस को लेकर और जो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट को लेकर, तो उसको कभी भी जो कि बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सही में आज हमें लगता है कि हमारे देश ने सही मायने में एक रतन जो कि है खो दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।